आज के इस एपिसोड में आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस बीच में काफी ज्यादा छुट्टियां हो गई, जिसके पीछे का कारण आप सब जानते हैं कि एक तो त्योहार जो था हमारा यहां पर बीच में आ गया, और फिर उसके बाद जो है तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश और आप देख रहे हैं मेंस की महत्वपूर्ण कक्षा। जी हां, मेंस की जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसमें हिंदी की क्या भूमिका रहेगी, कैसे सवाल पूछे जाएंगे और आप सबको उसकी तैयारी कैसी करनी होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि किस तरह के सवाल आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस बीच में कई छुट्टियां थीं जिसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे थे, क्लासेस नहीं चल पा रही थी प्रॉपर। तो आज जो है काफी दिन के बाद हम लोग लाइव हुए हैं और आज क्लास हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है, जाएंगे और आप सबको उसकी तैयारी कैसे। तो जितने भी साथी हमारे जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट वो कमेंट कर दें कि आवाज जा रही है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो हम अपनी बात को आगे ले चलें। आदिकाल में हम लोग अब आज बात करेंगे अमीर खुसरो की, ठीक है। आज देखिए, एक तो पहले से आपको सूचना नहीं थी कि आज की क्लास होनी है, पहली चीज, क्योंकि आज ऑफिस बंद है तो क्लास भी लगाने वाला यहां पर कोई है नहीं, तो फिर क्लास जो है वो किसी तरह से लगा दी गई है। मैंने लगा दिया, और ये ऐप पर भी नहीं शेयर हो पाई है, टेलीग्राम पर भी ये शेयर नहीं हो पाई है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो लोग जुड़ चुके हैं वो क्लास शुरू कर दें, और ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है साथियों, वो है आदिकाल। और आदिकाल में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां से सवाल पूछे जाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये जो सवाल हैं वो ट्रेंड में हैं, ठीक है। कौन से सवाल ट्रेंड में हैं? एक तो बात की जाती है अमीर खुसरो की। किसकी बात की जाती है? अमीर खुसरो की। अब ये आदिकालीन जो परंपरा है, उस परंपरा में स्वतंत्र रूप से इनका नाम आता है, यानी किसी राजाश्रय में इनका नाम नहीं आता है। और जो आदिकाल की परंपरा है, बहुत कुछ उस परंपरा से भी सीधे तौर पे नहीं जुड़ते हैं, यानी कई चीजें देखने के लिए मिलती हैं जो इनके यहाँ आदिकाल वाली नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो जितने भी साथी जुड़ चुके हैं फटाफट लाइक कर दें वीडियो को। और आप सबको बता दूं कि साथियों, आज बहुत जगह होली का दूसरा दिन है, कुछ जगह होली का तीसरा दिन है, और कुछ जगह होली अभी भी धूमधाम से मनाई जा रही है ना। तो जहां भी होली मनाई जा रही है वहां भी बढ़िया है, जहां नहीं मनाई जा रही वहां भी बढ़िया है। कुल मिलाकर आज जो होली का पर्व है वो बहुत जगह हो चुका है और कुछ जगह ये मनाया जा रहा है, ठीक है। तो अमीर खुसरो पर बात करेंगे, और एक बार पुनः आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, लेट से ही। और होली खेल चुके होंगे, रंग उतर चुका होगा, भांग का नशा भी उतर चुका होगा, ऐसा मैं कामना करता हूं ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो पर किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? एक तो अमीर खुसरो पर उनकी भाषा से प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा में क्या पूछा जाता है? भाषा में पूछा जाता है कि वो किस प्रकार से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि हैं, या उनको अवधि का पहला कवि भी कह दिया जाता है। तो एक तो भाषा के आधार पर प्रश्न बनेगा। दूसरा जो सवाल बनेगा कि उनका जो कृतित्व है, यानी उनका जो भाव पक्ष है, भाव पक्ष पर प्रश्न बनेगा। और एक प्रश्न आपका बन सकता है कला पक्ष पर। यानी ये 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि भाषा पर, भाव पर, कला पर, ये इतने सारे प्रश्न आपके अमीर खुसरो पर बन सकते हैं, ठीक है। और इसी में जो पूछा जा सकता है कि उनका संवेदना पक्ष क्या रहा है, और उस दौर में किस प्रकार की भाषा की संरचना थी, किस दौर की भाषा में उन्होंने किस प्रकार का साहित्य रचा है, यह भी बातें उसी में संकलित रहेंगी, ठीक है। आज क्यों पढ़ा रहे हैं? अच्छा, ठीक है।
जी हाँ, मैं आज नशे में ही हूं। चलिए, तो अमीर खुसरो पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो सवाल आज हम करवा रहे हैं अमीर खुसरो पर, यह पूरी तरह से उनके सभी पक्षों को आपके सामने उजागर करेगा। यानी अमीर खुसरो से जोड़कर कोई भी सवाल पूछा जाएगा, सभी का जवाब इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, अमीर खुसरो का नाम, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ठीक है, 13वीं 14वीं शताब्दी में उनका समय है, शताब्दी के बीच का समय उनका है। अमीर खुसरो ने राजनीतिक तौर पर, खुसरो ने राजनीतिक तौर पर गुलाम वंश का पतन, गुलाम वंश का पतन और खिलजी वंश का उत्थान देखा। खुसरो को खड़ी बोली को खड़ी बोली, हिंदी एवं उर्दू का प्रथम कवि माना जाता है, माना जाता है। उन्होंने ब्रजभाषा के काव्य में भी नवीन प्रयोग, नवीन प्रयोग किए हैं। बहुत पीछे नहीं चल रहा है, एकदम परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे तो इसी महीने सब कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, दरबारी काव्य और सूफी परंपरा दोनों से उनका गहरा लगाव है, दोनों से उनका गहरा लगाव है। वे राजकवि,
संगीतकार, शब्दकोशकार, और इतिहासकार भी थे। ज्ञानमूलक साहित्य अब ज्ञानमूलक साहित्य क्या है? जो उन्होंने लिखा था वो ज्ञानमूलक साहित्य के अंतर्गत आता है। ज्ञानमूलक साहित्य क्या है? ज्ञानमूलक साहित्य पहेलियां, मुकरियां, दो सुखाने से लेकर सामाजिक समस्याओं पर चोट करने वाले कवि हैं। तो आज तो भाई क्रिकेट का मैच भी आ रहा है, तो बहुत सारे लोग तो अभी मैच में ही व्यस्त होंगे। देखिए, जो सबसे खास बात रही है अमीर खुसरो के यहाँ कि वो दरबारी कवि हैं, दरबार में रहते हैं। लेकिन दरबार में जो कवि रह रहे थे वो क्या करते थे? आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे, युद्धों का सजीव सचित्र वर्णन करते थे, या फिर जो स्त्रियां हैं उनका नक्सिक वर्णन करते थे। यानी उनका काव्य कहीं न कहीं अश्लीलता की ओर जाता था या वीर रस में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो जाता था। लेकिन ये दोनों चीज़ें इनके यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है, जो नवीन उद्भावना और नवीन प्रयोग है उस दौर के काव्य का। इस अब वो उनके विषय में यहां लिखेंगे कि दरबार में भी रहकर उन्होंने हल्का साहित्य या अश्लीलता को काव्य में स्थान नहीं दिया, वरन मनोरंजन के साथ सामाजिक शिक्षा उनके काव्य का परम उनके काव्य का परम उद्देश्य रहा है। इनके साहित्य को बाल साहित्य
के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा। चारों ओर वह थाल फिरे, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। यानी इस प्रकार के पंक्तियों से, इस प्रकार के साहित्य का उन्होंने स्थापन किया जो उस दौर में बालकों के लिए भी महत्वपूर्ण था और मनोरंजन के साथ शिक्षा भी दे सकता था। आगे लिखते हैं, खुसरो के यहाँ सूफियों का भी भाव प्रबल है। उनके काव्य में तसव्वुफ के साथ आत्मा परमात्मा के मिलन की बात, वहीं इस मजाजी से इस हकीकी, इश्क मजाजी से इस हकीकी तक का काव्य दौर यानी जो सूफी परंपरा है, वह सूफी परंपरा भी इनके काव्य में देखने के लिए मिलती है। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। जागी पी के संग। तन मेरो मन पीऊ को, तन मेरो मन पीऊ को, दो भयो एक रंग। यानी ये आत्मा और परमात्मा से मिलन का जो रहस्यवाद है, इन पंक्तियों के माध्यम से खुसरो स्पष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आगे
खुसरो ने कविता में प्रेम मार्ग को अधिक महत्व दिया है। इसके अलावा अब खुसरो के यहाँ जो काव्य मिलता है, उन्होंने दिया है उनके दौर में सांप्रदायिकता चरम पर थी, लेकिन उनके काव्य में धर्म का समन्वय देखने के लिए मिलता है। धर्म का समन्वय मिलता है। उन्होंने जिस प्रकार से विरोध भी किया है, उज्ज्वल बरन अधीन तन, उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। तो इस प्रकार से उन्होंने बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया है। सांप्रदायिक दौर में प्रेम का दीपक जलाने का कार्य खुसरो के यहाँ होता है। उनकी यही परंपरा आगे चलकर सूफी धारा में यही परंपरा आगे चल के सूफी धारा में मिलती है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाको धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाको धार,
जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यह रूप देखने के लिए मिलता है खुसरो के यहां। ठीक है। आदिकाल में, आदिकाल में स्त्रियों की स्थिति वस्तुतः वस्तुवादी थी। सिद्ध नाथ जैन परंपरा में नारी एवं गृहस्थ धर्म को महत्व नहीं दिया गया। महत्व नहीं मिला। खुसरो ने स्त्रियों के दुख दर्द को काव्य में आत्मसात किया। कैसे आत्मसात करते हैं? काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मोरे। काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मोरे। भैया को दी है बाबुल महला दो महला। भैया को दी है बाबुल महला दो महला। हमको दी है परदेस। हमको दी है परदेस सुन बाबुल मोरे। तो बड़ा अच्छा एक गीत भी है, आप में बहुत सारे लोगों ने इसे सुना जरूर होगा। क्या गाना था? भैया को दी है बाबुल महला दू महला, हमको दी है परदेस सुन बाबुल मोरे। तो एक दर्द है कि पुत्र को तो आपने सब कुछ दिया और हमें जब देने की बारी आई तो हमसे जुदा करके हमको परदेश भेज दिया। तो इस प्रकार का जो संवेदन पक्ष है वह भी इन्होंने सामने रखा है। अब इनके यहां खुसरो की भाषा में खड़ी बोली, ब्रज भाषा,
दोनों का आरंभिक रूप दोनों का दोनों का आरंभिक रूप मिलता है। उन्होंने हिंदी और फारसी, उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी भाषा का हिंदी से समन्वय स्थापित कराया। स्थापित करवाया। आचार्य शुक्ल जी उनकी भाषा पर कहते हैं आचार्य शुक्ल जी उनकी भाषा पर कहते हैं क्या लिखते हैं? लिखते हैं अमीर खुसरो की भाषा मुख्यतः दो प्रकार की है। अमीर खुसरो की भाषा मुख्यतः दो प्रकार की है। पहली प्रकार की भाषा में ब्रजभाषा की झलक तथा ठेठ खड़ी बोली दिखाई पड़ती है। पहली प्रकार की भाषा में ब्रजभाषा की झलक तथा खड़ी बोली का प्रभाव दिखाई देता है। पहेलियां और दो सुखाने में मुख्य रूप से पहेलियां और दो सुखाने एवं गौण रूप से मुकरियों की भाषा भी यही है। दूसरी शैली है जिसमें ब्रजभाषा अपने आरंभिक ठेठ रूप में आई है। भाषा वह है
जिसमें ब्रजभाषा अपने ठेठ आरंभिक रूप में आई है, रूप में आई है, यह मुख्यतः उनके गीतों व दोहों में मिलता है। उनके गीतों व दोहों में गीतों और दोहों में मिलता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। मोरा मोह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, बढ़ावत, ये ब्रजभाषा का उनके उदाहरण है। और ब्रजभाषा भी साहित्यिक नहीं है, ठेठ ब्रजभाषा है। एक थाल मोती से भरा सबके सिर औंधा धरा, एक थाल मोती से भरा सबके सिर औंधा धरा, यह उनकी खड़ी बोली है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, यह खड़ी बोली ब्रज मिश्रित तो यह उन्होंने कुछ भाषाई प्रयोग किए। आगे खुसरो जिस दौर के कवि हैं, जहां खड़ी बोली हिंदी अपने स्थापत्य दौर में थी। अब अगर हम देखें तो सिद्ध, नाथ, रासो, सिद्धनाथ, जैन, रासो काव्यों में खड़ी बोली हिंदी
का वह स्वरूप नहीं मिलता जो अमीर खुसरो के यहाँ जो अमीर खुसरो के यहाँ प्रखर है, लिखवा रहे हैं, घबराइए मत। शुद्ध फारसी और शुद्ध ब्रजभाषा भाषा का भी मिश्रित रूप उनके यहाँ मिलता है। क्या मिलता है? जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, ये जरूर याद रखिएगा। कुछ उदाहरण याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएंगे। मकुन तगाफुल, दुराय ने ना बनाए बतियां, बत्तियां। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रज और फारसी दोनों का मिश्रण दिया है। प्रसाद व माधुर्य उनकी कविता का प्रमुख गुण है। राजाओं के अतिशय वर्णन में ओज गुण का भी प्रयोग करते हैं। ओज गुण का भी प्रयोग करते हैं। शुक्ल ने खुसरो की भाषा को एक विशेष उक्त वैचित्र्य माना है। जी ने अमीर खुसरो की भाषा को क्या माना है? उक्त वैचित्र्य माना है, ये याद रखना है। उक्त वैचित्र्य माना है, ठीक है। ये तो रहा है आपका अमीर खुसरो पर सवाल। अगर बनता है तो हम इस तरह से अमीर खुसरो वाले सवाल पे जवाब दे सकते हैं। अब इसमें एक और सवाल छूट रहा है विद्यापति पर। विद्यापति पर किस तरह सवाल बनेगा उसको देख लेते हैं।
विद्यापति। देखिए, वैसे भी किस चैप्टर से किस तरह के सवाल बनेंगे वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, माने सवाल को मैंने पहले लिखा दिया है। अब अगर विद्यापति की बात करें तो विद्यापति पे क्या क्या सवाल बनेंगे। एक तो उनका भाव पक्ष, दूसरा उनका कला पक्ष, तीसरा जो सवाल बनेगा विद्यापति की भाषा, ठीक है। चौथा सवाल जो बनेगा वह श्रृंगारिक कवि या भक्त कवि, ठीक है। तो इतने तरह का जो सवाल है वह विद्यापति पे बन सकता है। विद्यापति की भाषा की विशेषताएं बताइए, या विद्यापति का कृतित्व और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर टिप्पणी लिखिए। सिद्ध करिए कि विद्यापति भक्त कवि थे, या आपके दृष्टि से विद्यापति भक्त या श्रृंगारिक कवि हैं। तो विद्यापति पे इस तरह के जो सवाल हैं वो बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी में दो चीजें और हमें ध्यान रखनी चाहिए। विद्यापति की शैव परंपरा, और यहां एक चीज और, विद्यापति के कृष्ण एवं राधा। अब देखिए, आप सब ये जानते ही हैं कि विद्यापति मूलतः शैव हैं, लेकिन वो काव्य किसका लिख रहे हैं? कृष्ण काव्य लिख रहे हैं। और उनकी जो परंपरा है वो कहां से आती है? तो विद्यापति के कृष्ण एवं राधा, या विद्यापति का कृष्ण काव्य, उनका कृष्ण काव्य एवं जयदेव की परंपरा, यही विद्यापति का जो हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि विद्यापति जयदेव की परंपरा के कवि हैं। तो पहले एक बहस उठी साहित्य में कि जब तक नवीन खोजें नहीं हुई तब तक विद्यापति को बंगाली कवि माना जाता था, बंगाल का कवि माना जाता था, इन्हें हिंदी का कवि नहीं माना जाता था। लेकिन नवीन खोजों के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि विद्यापति जो हैं वह हिंदी के कवि हैं ना, इन्हें हम हिंदी साहित्य के कवि के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद्यापति पर अपनी बात को, कि विद्यापति कौन है, कैसे हैं, किस तरह से इनसे सवाल बनते हैं। चलिए, विद्यापति का समय 14वीं 15वीं शताब्दी के मध्य का है। मिथिला मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण
मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति विद्यापति मूलतः शैव हैं, परंतु इनका ज्यादातर काव्य श्री कृष्ण एवं राधा को श्री कृष्ण एवं राधा को श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। 11 रचनाएं संस्कृत में, संस्कृत में भू परिक्रमा, शैव, सर्वस्व, सार, और पुरुष परीक्षा आदि उनमें महत्वपूर्ण हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और पदावली कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण हिंदी की रचनाएं हैं। विद्यापति की एक रचना जो अनुपलब्ध है, कीर्ति पताका। विद्यापति की कीर्ति पताका अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध है। संभवतः यह राम कथा पर संभवतः यह राम कथा पर आधारित थी। ठीक है। अब यहां तक तो हमने देख लिया। अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उस पर भी हम देखेंगे कि इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसका क्या पक्ष रहा है। कीर्ति लता रचना, इनकी कीर्तिलता, यह एक
छोटा प्रबंध काव्य है जिसे तकनीकी दृष्टि से चरित्रमूलक खंडकाव्य कहा जा सकता है। जिसे चरित्रमूलक खंडकाव्य कहा जा सकता है। विद्यापति ने इसकी रचना कीर्ति सिंह के प्रशस्ति में की। कीर्ति सिंह के प्रशस्ति में की। अब यहां पर उन्होंने, यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने में पुण्य की प्राप्ति होती है, बारे में विद्यापति कहते हैं, यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सुनने से जिसे सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और यह रचना 4 पल्लवों में विभक्त है। पल्लवों में विभक्त है। राजा कीर्ति सिंह के चरित्र कीर्ति सिंह द्वारा तिरहुत के खोए हुए राज्य को युद्ध के द्वारा पुनः प्राप्त करना और अपने पिता के हत्यारे असलान बादशाह अपने पिता के हत्यारे असलान बादशाह से बदला लेना। यह रचना गद्य के साथ
पद्य के मिश्रण के रूप में मिलती है। पद्य के मिश्रण के रूप में मिलती है। इस रचना में दरबारीपन की संपूर्ण विशेषताएं मिलती हैं। विद्यापति ने कीर्ति सिंह प्रताप में विक्रमादित्य से, कीर्ति सिंह को प्रताप में विक्रमादित्य से, विक्रमादित्य एवं दान में दानवीर कर्ण से ज्यादा बताया है। दानवीर कर्ण से ज्यादा बताया है। इस रचना में जौनपुर शहर का वर्णन है। यथा इस वर्णन से प्रतीत होता है कि विद्यापति जौनपुर शायद ही कभी आए हों। उन्होंने गोमती नदी का वर्णन इसमें नहीं किया है। गोमती नदी का वर्णन इसमें नहीं किया है। इस रचना की भाषा पर स्वयं विद्यापति का कथन है विद्यापति क्या लिखते हैं? सक्कै बाणी बुहजण भावई
वाणी बुहजन भावई, भावई भावई, पाऊ रस को मम न पावई, रस को मम न पावई, देसिल बअणा सब जन मिठा, देसिल बअणा सब जन मिठा, तातै सण जप औ अवहट्ठा, तो यह उन्होंने अपनी भाषा पर कहा है। तो यह भी हो सकता है कि एक स्वतंत्र प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए विद्यापति की भाषा के ऊपर। और विद्यापति की भाषा एक रचना कीर्तिलता, यानी कीर्तिलता रचना अगर स्वतंत्र रूप में भी पूछी जाए तो आपसे पूछा जाता है कीर्तिलता रचना का भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर उसकी विशेषताएं बताइए या वर्णन करिए। या पूछा जा सकता है कि विद्यापति की भाषा अवहट्ट है, इस बात को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करिए। इस तरह का सवाल भी आपसे बन सकता है। ठीक है, अब कीर्तिलता में अवहट्ट की में अपभ्रंश की कुछ ऐसी विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं जिनसे अवहट्ट को एक स्वतंत्र भाषा मानने पर विचार किया जा सकता है। विचार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे संस्कृत के विभक्त चिन्हों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग, संस्कृत के विभक्त भक्ति विभक्ति चिन्हों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग, स्वतंत्र स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग, जैसे चू का चू का
का आदि शब्द। क्रिया रूपों में कुछ नए प्रयोग मिलते हैं, वहीं क्रिया रूपों में कुछ नए प्रयोग मिलते हैं, जिनमें कृदंतों का प्रयोग किया गया है। जिनमें कृदंतों का प्रयोग किया गया है। तो ये तो रहा एक रचना पर चर्चा। अब अगली रचना पर इनके चर्चा करते हैं। पदावली। राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मा देवी और रानी लक्ष्मा देवी के राज्य में आश्रयदाता के रूप में राज्य में आश्रयदाता के रूप में आरंभिक मैथिली भाषा में इसकी रचना हुई है। यह हिंदी में कृष्ण भक्त की जयदेव के गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद, हालकृत गाथा सप्तशती, एवं चंडी चरित की अगली कृष्ण काव्य परंपरा में इस ग्रंथ को लिया जाता है। ठीक है। श्रृंगार और भक्ति के भाव यहां पर श्रृंगार एवं भक्ति के भाव परस्पर यहां मिल गए हैं।
पदावली में ईश्वर वंदना, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण का प्रेम दो भागों में है तथा तीसरे भाग में अन्य विषय उपलब्ध हैं। राधा कृष्ण, देवी दुर्गा, सीता गंगा, और गंगा आदि की स्तुति भी मिलती है। विद्यापति शैव थे, इसके बावजूद पदावली में राधा कृष्ण का वर्णन संयोग श्रृंगार में राधा कृष्ण का वर्णन संयोग श्रृंगार में करते हैं। संयोग श्रृंगार में करते हैं। मूलतः यह प्रेम का काव्य है। यथा विद्यापति जी एक जगह लिखते हैं, सखी हे पूछथि अनुभव मोए, सखी हे पूछथि अनुभव मोए, जो पीरति अनुराग बखाइनते, जो पीरति अनुराग बखान इते, बखाइनते तिले तिले नूतन होए, तिले तिले नूतन होए, जन्म अवधि भर रूप निहारल,
नयन न तिरुपति भेल, नयन न तिरुपति, नयन न तिरुपति भेल। यानी वो कहते हैं कि जीवन भर अगर प्रेम किया जाए तो भी प्रेम कम है, अर्थात जीवन भर भी प्रेम किया जाए तो भी कम है, जीवन पर भी प्रेम किया जाए तो भी कम है। अब यहां देखें, परवर्ती अपभ्रंश से प्रारंभिक हिंदी के रूप में परवर्ती हिंदी अपभ्रंश से आरंभिक हिंदी का विकास हो रहा था, उसी समय हिंदी की बोलियों में मैथिली का बोली मैथिली में इसकी रचना होती है। पदावली के आधार पर ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना है कि हमें जब भी आंसर राइटिंग करनी है, जब हमारा थॉट कम हो जाए या हमने जो पढ़ा था भूल जाए, कुछ फैक्ट न याद रहें, तो हमें क्या करना है कि तुलनात्मक लिखना है। तुलनात्मक लेखन जो है हमेशा ही अच्छा अंक आपको दिलाता है। ठीक है, इसी में हम यहां लिख सकते हैं कि जैसे आरंभिक जो मैथिली है, यानी आरंभिक जो हमारी भाषा है पुरानी हिंदी, तो उसके रूप में हम देख सकते हैं। यानी जिस प्रकार अपभ्रंश से मैथिली की परंपरा, मैथिली भाषा की परंपरा विकसित हो रही थी, उसी प्रकार
उसी प्रकार आरंभिक हिंदी से आरंभिक, अरे यार बार बार आरंभिक गलत हो जा रहा है, उसी प्रकार आरंभिक हिंदी से खड़ी बोली को अमीर खुसरो अलग उसी प्रकार अमीर खुसरो अलग कर रहे थे। तो ये पूरा विद्यापति पर हमारा बातचीत रही, खास करके पदावली पर। अब 2 सवाल इसमें और बच गए हैं, जिस पे आप लोग भी लिखने का प्रयास करिएगा। एक तो विद्यापति भक्त हैं या श्रृंगारी कवि, पहला सवाल। और दूसरा, विद्यापति की राधा, तीसरा विद्यापति के राधा, विद्यापति के कृष्ण, ठीक है। और चौथा, कृष्ण काव्य परंपरा में विद्यापति का स्थान। तो ये सारी चीजें इसमें आपको, ये 4 सवाल आपको अपने से और करने हैं, ठीक है। ये हम करवा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा अगर आप हमारे एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जीआईसी प्रवक्ता और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की मेंस कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो अभी लगभग 50% तक की छूट है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप करके हमसे ये कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी होली का ऑफर चल रहा है। नंबर है 9628959237। तो जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं उनको एक व्हाट्सएप का लिंक भेजा गया है आपके लिए। उस व्हाट्सएप लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप कॉपी जब लिखें प्रो बैच वाले बच्चे तो फिर हमारे पास भेजिए, तो उस कॉपी को हम चेक कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।